हेलो एंड वेलकम टू अदित ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम क्लास 9th के चैप्टर 2 पॉलिटिकल साइंस से करने जा रहे हैं। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। सो हम देखेंगे इसमें डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, और हम ये भी देखेंगे कि डेमोक्रेसी ट्रू सेंस में क्या होता है, इसका ब्रॉडर मीनिंग क्या है, इसका नैरो मीनिंग क्या है, और हम देखेंगे किस किस कंट्री में डेमोक्रेसी होते हुए भी डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पे। ठीक है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन वेन एवर एनी न्यू वीडियोज आर अपलोडेड। सो लेट अस बिगिन द चैप्टर नाउ। सो व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। ठीक है। हम देखेंगे डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है यहाँ पे। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो चलो ठीक है, एक सिंपल सा डेफिनेशन है यहाँ पे कि डेमोक्रेसी एक ऐसा गवर्नमेंट होता है जहाँ पे कि जो भी हमें रूल करते हैं दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ एनी कंट्री। से इंडिया में गवर्नमेंट जो है वो इलेक्टेड बाय द पीपल होता है, और दैट इज़ वाई इन इंडिया वी कैन से दैट देयर इज डेमोक्रेसी। बट क्या ये सफिशियंट है डेमोक्रेसी का मीनिंग को समझाने के लिए या समझने के लिए? मुझे तो नहीं लगता है। देखते हैं क्यों ये सफिशियंट नहीं है। लेकिन अगर आपको व्हाट इज डेमोक्रेसी आता है 1 नंबर का, तो इतना लिखने से आपको नंबर मिल जाएगा पूरा। ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। क्या है डेमोक्रेसी का फीचर, डेमोक्रेसी को हम और कैसे समझने की कोशिश करते हैं, एंड दिस इज एक्सप्लेन थ्रू इट्स फीचर। पहला फीचर क्या है इसका, इन अ डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद द दोज हु इलेक्टेड बाय द पीपल। फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मतलब क्या होता है कि कौन डिसीजन लेता है कि कंट्री कैसे रन होगा, रोड बनेगा या नहीं बनेगा, कितना टैक्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड फाइनल डिसीजन टेकिंग पावर। ये आम तौर पे जनरली डेमोक्रेसी में ऐसा होना चाहिए कि ये ऐसे लोगों के हाथ में होना चाहिए जो कि लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। ऐसे लोगों के हाथ में नहीं होना चाहिए जो कि those who are not elected by the people, and by electing the representative they transfer the power to their representative। और इस तरह से हम क्या करते हैं कि हम इलेक्शन के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और उनको हम पावर दे देते हैं कि तुम लोग हमारे बिहाफ पे डिसीजन ले सकते हो फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल। नेक्स्ट है, दूसरा पॉइंट है, डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। दूसरा फीचर है कि मस्ट बी बेस्ड अपॉन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। देखो, फ्री इलेक्शन मतलब होता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन मतलब क्या होता है कि इलेक्शन में किसी भी तरह का स्कैंडल ना हो, किसी तरह का बूथ कैप्चरिंग ना हो, किसी तरह का करप्शन ना हो, किसी भी तरह का पॉलिटिक्स प्ले ना हो, उसके अंदर ट्रिक्स ना हो इलेक्शन जीतने के लिए। तो हम ऐसे इलेक्शन को फ्री एंड फेयर बोलते हैं, जिसमें कि हर पॉलिटिकल पार्टी को इक्वल चांस हो आइदर लूज करने का या विन करने का। तो ऐसे को हम बोलते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। अगर मान लो कोई कंट्री में इलेक्शन हो गया है लेकिन वो फ्री एंड फेयर नहीं है, हालांकि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट है बट फ्री एंड फेयर नहीं है, तो दैट गवर्नमेंट कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए डेमोक्रेसी। ऐसे गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना जरूरी है, इलेक्शन होना जरूरी है, देन फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना जरूरी है, तब जाकर हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं कि इन डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव द वन वोट एंड ईच वोट है मस्ट हैव वन वैल्यू। अगर मान लो कोई कंट्री में डेमोक्रेसी है, सिर्फ कुछ लोगों को ही राइट टू वोट मिला हुआ है, तो हम बोल सकते हैं डेमोक्रेसी है क्योंकि गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल है। और मान लो कि वो फेयर भी है, फ्री एंड फेयर भी है, तो हमें उसे डेमोक्रेसी बोलना पड़ेगा, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। इसमें हर एवरी इंडिविजुअल हु आर 18 ईयर एंड अबव इन इंडिया और एनी कोई दूसरा कंट्री जहाँ पे कि एज स्पेसिफाई किया हुआ है, तो सबको राइट टू वोट मिलना, चाहे मेल हो, फीमेल हो, पुअर हो, रिच हो, जो भी हो। तो ऐसे को हम डेमोक्रेसी कहते हैं, जहाँ पे कि हर एवरी इंडिविजुअल जो कि 18 ईयर एंड अबव है उसको राइट टू वोट मिला। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब सबको, जो एडल्ट है, एडल्ट मतलब हर कंट्री में एडल्ट का डेफिनेशन अलग अलग है। इंडिया में 18 ईयर एंड अबव है, और फ्रेंचाइज मतलब राइट टू वोट। अगर कोई कंट्री में ये प्रैक्टिस होता है तो हम बोल सकते हैं देर इज़ इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन है। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद इन द लिमिट सेट बाई कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, अब मान लो कि कोई गवर्नमेंट हम चुन देते हैं और वो अपने मर्जी से काम करता है, तो भी हम डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते हैं। वो गवर्नमेंट जिसको हम चुनते हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो दायरा है, उस दायरे में रह के गवर्नमेंट काम करता है, देन दैट गवर्नमेंट कैन बी कॉल्ड एज ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है। ऐसा नहीं कि सब इलेक्शन भी हो रहा है, फ्री एंड फेयर भी हो रहा है, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज भी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे गवर्नमेंट काम नहीं कर रहा, अपना मर्जी से काम कर रहा है। दैट ऑल्सो कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब ऐसा गवर्नमेंट होता है जहाँ पे लोगों को राइट्स मिले और ये राइट कोई भी ना छीने, इंक्लूडिंग
government also. So these are the feature of democracy, and in order to call a country democratic, we need to fulfill all these 4 features, then only that can be called a democratic. Next question कि क्या why पाकिस्तान अंडर जनरल परवेज मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड ए डेमोक्रेसी. देखो अब हम और ज़्यादा समझेंगे कि कैसे परवेज मुशर्रफ बेसिकली एक आर्मी चीफ थे. उन्होंने पावर को मिलिट्री कूप के थ्रू पावर को अपने हाथ में ले लिया और रूल करना शुरू कर दिया. तो क्या हम उसको बोल सकते हैं और डेमोक्रेटिक है? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि ही इज़ नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल. तो इसलिए हम उनको नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो मिलिट्री जनरल थे. उन्होंने इलेक्टेड गवर्नमेंट को साइड करके सारा पावर अपने हाथ में लेके पाकिस्तान को रूल करने लगे. तो ऐसे गवर्नमेंट को हम कभी भी ये नहीं बोल सकते वो डेमोक्रेटिक है. डेमोक्रेटिक का पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि जो रिप्रेजेंटेटिव हो दैट मस्ट बी इलेक्टेड बाय द पीपल, देन ओनली दैट कैन बी कॉल्ड एज डेमोक्रेटिक. ठीक है. सो देखो क्यों हम परवेज मुशर्रफ को नहीं बोल सकते हैं डेमोक्रेटिक है. पहला पॉइंट है इसके अंदर कि पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड मिलिट्री कूप मतलब मिलिट्री ने इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके सारे पावर हाथ में ले लेता है, और इस तरह से गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ एज चीफ एग्जीक्यूटिव अपने आप को डिक्लेयर कर लेते हैं. बट ये भी इलेक्टेड तो है नहीं, इसलिए हम इसको नहीं बोल सकते हैं. सो सेकंड क्या है, और भी कुछ क्राइटेरिया जिसके ग्राउंड पर हम ये बोल सकते हैं कि जो परवेज मुशर्रफ का गवर्नमेंट है पाकिस्तान में वो डेमोक्रेटिक नहीं है. देखो लेटर ही कंडक्टेड ए रेफरेंडम मतलब क्या होता है? रेफरिंग टू द पीपल. क्या होता है? रेफरिंग टू द पीपल. इलेक्शन बेसिकली क्या है? रेफरेंडम ही तो है. हम लोगों से रेफर करते हैं कौन सा पार्टी का गवर्नमेंट चाहिए यहाँ पे. उसी तरह से रेफरेंडम इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ रेफरिंग टू द पीपल कि क्या चाहते हो. विच वाज बेस्ड अपॉन माल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड. देखो उन्होंने क्या किया, लोगों से पूछा लेकिन उसका रिजल्ट जो है अपने हिसाब से डिक्लेयर किया. बहुत सारे उसमें घोटाला, उसमें फ्रॉड इन्वॉल्व थे, एंड इसलिए ही चेंज हिज डेजिग्नेशन एज ए प्रेसिडेंट. पहले तो उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव बोला, फिर बाद में अपने आप का डेजिग्नेशन चेंज करके उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट बोला. कहाँ का? पाकिस्तान का. और इस तरह से ही स्टार्टेड रूलिंग पाकिस्तान एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान. लेकिन जो रेफरेंडम उन्होंने कराया वो फ्रॉड था, वो माल प्रैक्टिसेस में फॉलो किए थे, इसलिए हम उसको नहीं बोल सकते हैं कि वो डेमोक्रेटिक रेफरेंडम है. इन अगस्त 2002 ही इशूड ए लीगल फ्रेमवर्क. उसको उन्होंने क्या किया? एक लीगल फ्रेमवर्क इशू किया, एक लॉ पास किया, ऑर्डर, उसको हम लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर बोलते हैं, जिसमें कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया. एंड अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर प्रेसिडेंट कैन डिसमिस नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली. देखो नेशनल असेंबली तो वहाँ का जो लेजिस्लेचर है पूरा कंट्री का, और हर प्रोविंसेस में अपना गवर्नमेंट है. इन दोनों को इस अमेंडमेंट के थ्रू प्रेसिडेंट के पास ये पावर आ गया कि वो नेशनल असेंबली को डिजोल्व कर सकता है और प्रोविंशियल असेंबली को भी डिजोल्व कर सकता है. नेशनल असेंबली में इंडिया में लोकसभा हो गया, और प्रोविंशियल असेंबली तो स्टेट का लेजिस्लेचर हो गया इंडिया में. तो ऐसे भी पाकिस्तान में है, और उसको डिजोल्व कर सकता है. ये पावर प्रेसिडेंट के पास आ जाता है. ठीक है. द वर्क ऑफ सिविलियन कैबिनेट मतलब आपको बताया कि पीएम होता है, और पीएम के इर्द गिर्द इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होते हैं, उसको हम कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं. तो यहाँ पे उसने क्या किया, देखो क्या हुआ कि सिविलियन कैबिनेट, द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सस्पेंडेड बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, सुपरवाइज्ड बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, विच इज़ डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर. अब देखो क्या है कि जो काम कर रहे हैं ना, उसको कौन सुपरवाइज करता है? आर्मी ऑफिशियल्स. यानी कि सिविलियन कैबिनेट मतलब वो कैबिनेट जो कि लोगों द्वारा चुना गया है. ऐसे कैबिनेट जो अपना मर्जी से इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहा था, और उसको एडवाइज करने के लिए, उसको सुपरवाइज करने के लिए परवेज मुशर्रफ ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इस्टेब्लिश कर रखा था, और ये इसके देख रेख में कैबिनेट काम करता था. तो कैबिनेट जिनको हम इलेक्ट कर रहे हैं वो अपने मर्जी से काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि मिलिट्री ऑफिसर्स के सुपरविजन में काम कर रहे हैं. तो इसलिए भी हम बोल सकते हैं कि प्रेसिडेंट जो था वहाँ पे जो इलेक्शन गवर्नमेंट था वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है. नेक्स्ट है, आफ्टर पासिंग दिस लॉ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैव सम पावर बट द फाइनल पावर रेस्ट विद द मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल परवेज मुशर्रफ हिमसेल्फ. देखो ऐसे तो इनको पावर मतलब जो इलेक्टेड गवर्नमेंट था उसको थोड़ा बहुत पावर था डिस्कस करने का, लॉ लाने का, बिल लाने का, लॉ पास करने का, लेकिन फाइनल डिसीजन कौन थे? ये जो आर्मी ऑफिशियल थे उनके पास था, जनरल परवेज मुशर्रफ के पास. तो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट पास नहीं है, तो हम नहीं कर सकते कि डेमोक्रेसी है. सो बिकॉज ऑफ ऑल दी रीजन पाकिस्तान अंडर परवेज मुशर्रफ कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए डेमोक्रेसी. ठीक है. सो ये 5 पॉइंट है. 5 नंबर क्वेश्चन आता है कि वाई
पाकिस्तान अंडर परवेज मुशर्रफ कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए डेमोक्रेसी। सो इसका आंसर है ये। नेक्स्ट हमारा मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, वाई पाकिस्तान अंडर परवेज मुशर्रफ नॉट कंसिडर ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, सो ऊपर हमने जो भी पॉइंट पढ़ा वो पॉइंट को आप लिख सकते हो इसके आंसर के लिए। सो वही सब लिखा हुआ है यहाँ पे। परवेज मुशर्रफ ओवर थ्रो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट इन अक्टूबर 1999, याद रखना डेट, थ्रू ए मिलिट्री कूप, मैंने ऊपर बताया था इसके बारे में। और अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर लेते हैं। 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क, उसमें उनको पावर दे दिया जाता है कि वो कैबिनेट जो है वो विल बी सुपरवाइज बाय मिलिट्री ऑफिसर्स, और इनको ये भी पावर दे दिया गया था कि वो स्टेट असेंबली को डिजोल्व कर सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट करके प्रेसिडेंट का डिजिग्नेशन लेके रूल करना शुरू कर दिया। सो पाकिस्तान हैड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैव कम टू पावर, बट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर था परवेज मुशर्रफ के पास था। सो वी कैन नॉट कॉल इट एज ए डेमोक्रेसी। ठीक है, ये हमने पहले क्वेश्चन में समझा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी कंसिडर चाइना एंड मैक्सिको एज ए नॉन डेमोक्रेटिक। तो चाइना और मैक्सिको को हम क्यों नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलते हैं, क्योंकि हम देखते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड। ऐसा नहीं है कि चाइना में इलेक्शन नहीं होता है, हाँ, हर 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है। दूसरी बात है, इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द चाइना। सो वहाँ का पार्लियामेंट में 3000 मेंबर चुन के आते हैं हर 5 साल में एक बार। और बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन द कैंडिडेट नीड द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। देखो यहाँ पे आ जाता है कि चाइना डेमोक्रेटिक नहीं है, वहाँ पे पार्टी फ्री नहीं है कोई इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, उन्हें परमिशन लेना पड़ेगा। जो मेन बड़ा पॉलिटिकल पार्टी है चाइना में, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, और इसलिए हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होता। ओनली दोज हु आर द मेंबर ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर पार्टी allowed to contest election held in 2003. The government is formed by the Communist Party, therefore it is not democratic. और भी छोटे छोटे पार्टी हैं जिनको कम्युनिस्ट पार्टी ने अलाउ कर रखा है, वही पार्टी वहाँ पे इलेक्शन लड़ सकते हैं। और बट क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है सबसे बड़ा पार्टी है और हमेशा वही जीतता है, तो ऑलवेज दैट पार्टी विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड नो अदर पार्टी हैज़ बीन गिवन freedom to contest election or participate in election or form the government. So that is the reason why we can say that China is not a democratic government. ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा है, नेक्स्ट देखते हैं कि since its independence in 2030, मैक्सिको के बारे में देखते हैं। मैक्सिमम होल्ड इलेक्शन एवरी 6 ईयर, वहाँ पे 6 साल में एक बार इलेक्शन होता है, वहाँ भी इलेक्शन हो रहा है प्रेसिडेंट का। बट अंटिल 2002 एवरी इलेक्शन वाज वन बाय ए पार्टी कॉल्ड PRI। PRI मतलब इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी का कोई फुल फॉर्म आ जाता है, तो इसको लर्न करने के बाद कि इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी PRI का फुल फॉर्म होता है। ऑपोजिशन पार्टी डिड नॉट कंटेस्ट इलेक्शन बट नेवर मैनेज टू डिड कंटेस्ट इलेक्शन बट नेवर मैनेज टू। तो ये ऐसा है कि शुरू से ही यही पार्टी जीतता आ रहा है, PRI पार्टी, और दूसरे पार्टी इलेक्शन लड़ते हैं, ऐसी बात नहीं, ऑपोजिशन है लेकिन वो कभी जीतते नहीं है। तो इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ पे हमेशा माल प्रैक्टिस होता होगा एंड इसकी वजह से गलत तरीके यूज़ किए जाते होंगे, इसकी वजह से वो शायद जीत जाते हैं ना। Which are the countries that denying equal right to vote and how? So कौन कौन से कंट्री में लोगों को इक्वल राइट नहीं है वोट का। सो सऊदी अरेबिया में वुमेन को राइट टू वोट नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट है एस्टोनिया में। एस्टोनिया में जो गवर्नमेंट है उसने सिटीजनशिप रूल ऐसे बनाया जिससे कि जहाँ से वहाँ पे कुछ रशियन माइनॉरिटी भी रहते हैं और एस्टोनिया के लोग भी रहते हैं, तो उन्होंने सिटीजनशिप राइट ऐसे बनाया जिससे कि रशियन माइनॉरिटी को वहाँ पे वोट देने का अधिकार ना मिले। ठीक है, और थर्ड जो है फिजी में, जो वहाँ पे इंडिजिनस फिजी हैं, वहाँ के रहने वाले फिजी है, उनका वोट का वैल्यू 2 है, और जो इंडियन फिजी हैं उनका वोट का वैल्यू, जैसे मान लो इंडियन अगर एक वोट देते हैं तो उसका वैल्यू 1 होता है, लेकिन अगर यही वहाँ के लोग 1 वोट देते हैं तो उसका वैल्यू 2 काउंट होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि डिफरेंसेस है। नेक्स्ट है व्हाट आर द आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी या डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या क्या है। एक तो लीडर बदलते रहता है डेमोक्रेसी में, लीडर कीप ऑन चेंजिंग, और इससे स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बनता है वहाँ पे। दूसरा जो है कि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन, तो यहाँ पे आपस में लोग कम्पीट करते रहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी कम्पीट करते रहते हैं, और इस तरह से कोई मोरल, और हर पार्टी चाहता है किसी भी तरह से जीत जाए, तो मोरालिटी का कोई इसमें जगह नहीं होता। यही है दूसरा डीमेरिट्स की, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मोरालिटी। सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी दैट इट लीड टू डिले। बहुत सारे लोग जो हैं वो कंसल्ट
करना पड़ता है कोई भी लॉ या कोई भी चीज़ बनाने के लिए। अगर मान लो कि हमें एक लॉ बनाना है तो बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, डिस्कस किया जाता है, डिबेट होता है, उसके बाद वोटिंग होता है, एंड फाइनली सो ऑल दिस थिंग लीड टू डिले। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। जो हम ऐसा मानते हैं कि जो लोग चुन के जाते हैं उन लोग सारे लोगों के क्या क्या इंटरेस्ट होता है उनको पता नहीं होता है, और इस तरह से वो गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। डेमोक्रेसी लीड टू करप्शन एंड बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन। तो एक तो करप्शन भी इसका ये है कि लोग पीपल स्पेंड लॉट ऑफ मनी सो दैट दे कैन विन द इलेक्शन, और करप्शन, और ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, सो दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। तो आमतौर पे क्या होता है कि हम सबको राइट टू वोट देते हैं, पुअर पीपल को भी, इलिटरेट को भी। ऐसे लोगों को जनरली पता नहीं होता है कि किसको वोट दें, उन लोग एनालाइज नहीं कर पाते हैं कौन सा पोलिटिकल पार्टी अच्छा है ख़राब है, तो दैट ऑल्सो लीड टू बैड डिसीजन। ठीक है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी, क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांटेज क्या है डेमोक्रेसी का। सो हम देखते हैं एडवांटेज क्या है, और वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, सो एडवांटेज या कैसे को दोनों में से किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। क्यों है कि मोर अकाउंटेबल होता है। अकाउंटेबल मतलब होता है कि आम तो जब मतलब दे आर आंसरेबल टू द पीपल। आपको पता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है मतलब एटलीस्ट वंस इन 5 ईयर दे विल हैव टू कम टू द पीपल। उन्हें लोगों पर आना पड़ता है और बोलना पड़ता है कि उन्होंने क्या किया है जब वो पावर में थे, तो और इस तरह से उनको हम अकाउंटेबल बना रखें। ठीक है, सो डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, क्योंकि डिसीजन ईजिली नहीं लिया जाता है, बहुत सारे डिबेट और डिस्कशन के थ्रू होते हैं, तो यहाँ पे कंसल्ट करना पड़ता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बेटर डिसीजन उभर के आता है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। आपको पता है कि बहुत सारे कोई भी ऐसा सोसाइटी नहीं है जहाँ पे डिफरेंसेस नहीं होते हैं, जहाँ पे कन्फ्लिक्ट नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कि हम उस डिफरेंसेस से को ईजिली रिजॉल्व कर सकें। इन ए सोसाइटी वर पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रीजन, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन, हैव डिफरेंट कास्ट, देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ differences of conflict, but such differences can be resolved in democracy। जिसको लगता है कि हाँ उनके इंटरेस्ट को गवर्नमेंट, मेजोरिटी गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रहा, तो अपना पोलिटिकल पार्टी बना सकते हैं और इस तरह से अपने इलेक्शन लड़ सकते हैं, जीतने के बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रख सकते हैं। सो वी कैन से दैट मैकेनिज्म डेवलप किया गया है जिससे कि डिफरेंसेस को हम सॉल्व कर सकें। डेमोक्रेसी एनहेंस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल बाय प्रोवाइडिंग इक्वलिटी। देखो डेमोक्रेसी में सब एवरीबॉडी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। डेमोक्रेसी में फंडामेंटल राइट मिलता है जो कोई नहीं छीन सकता है, और फ्रीडम टू ऑल, सो दिस एनहेंसेस द पीपल्स dignity. Democracy is better than any other form of government because it allow to us to correct our own mistake। अगर मान लो कि हमने किसी गलत गवर्नमेंट चुन लिया तो हम अगले 5 साल में दोबारा से उनको हटा सकते हैं, तो ये हमारे पास राइट है, और इसीलिए हम बोल सकते हैं कि वी कैन करेक्ट आवर डिसीजन दैट वी हैव टेकन। सो व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। आमतौर पर 2 डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग आई मीन दे पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस डायरेक्टली। जैसे मान लो लॉ बनाना है तो सबको एक दिन इकट्ठा होता है एंड देन वो लोग डिसाइड करते हैं कौन सा लॉ बनाना है कौन सा नहीं बनाना है। ये पॉसिबल तब हो सकता है जबकि छोटे स्टेट हो, पॉपुलेशन कम हो, ठीक है, स्टेट छोटा हो, उस समय हम कर सकते हैं। आमतौर पर पहले, बहुत पहले, मतलब 2-2,500 साल पहले ग्रीस और एथेंस में हम देखते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी हुआ करता था, जहाँ पे स्टेट स्मॉल होते थे, पॉपुलेशन बहुत कम होता था। लेकिन आज पॉसिबल नहीं है क्योंकि आज बहुत बड़े बड़े स्टेट होंगे, पॉपुलेशन भी बढ़ गया। इंडायरेक्ट, तो इसीलिए हमने इंडायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो किया, इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। यहाँ पे लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते डिसीजन मेकिंग में, रादर दे पार्टिसिपेट थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके भेज देते हैं और उन लोग हमारे लिए काम करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट है वाई इज रिप्रेजेंटेशन डेमोक्रेसी बिकम नेसेसरी इन प्रेजेंट। क्यों? आज हम पता है ना, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। दूसरी बात है कि स्टेट बहुत बड़े हो गए हैं। मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व सच ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, एक तो ये है दैट इट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक कलेक्टिव डिसीजन। तो एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते हैं और डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि हमने एक नया तरीका डेमोक्रेसी डेवलप किया, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसमें उन लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज देते हैं और उन लोगों उनके बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं। इवन इफ अगर मान लो पॉसिबल भी है तो बहुत सारे लोगों को पार्टिसिपेट करने का डिज़ायर नहीं है, स्किल नहीं है, हाँ, और स्किल नहीं है उनके, तो इस तरह से इट इज़ बेटर टू गिव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समबडी हु हैज़ डिजायर एज वेल एज स्किल। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो हमने देखा ऊपर की क्या स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ मतलब होता है कि एडवांटेज, और वीकनेस मतलब
जो डिसएडवांटेज है वो हमने ऊपर देख लिया, उसी को लिखना होगा। नेम द स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, आमतौर पे ग्राम सभा इंडिया में सबसे छोटा है, ठीक है, और इंडिया में आपको पता है डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल होते हैं। स्टेट इन टू आइडियल स्टैंडर्ड दैट ऑल डेमोक्रेसी मस्ट सेटअप। सो क्या दो आइडिया जो होना चाहिए हर डेमोक्रेसी में चाहिए? डेमोक्रेसी शुड इंश्योर दैट नो पर्सन गोज हंग्री और टू बेड। ऐसा डेमोक्रेसी होना चाहिए कोई आदमी भूखे ना मरे, सबको एटलीस्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरा हो। और डेमोक्रेसी इन एवरी सीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग। हर आदमी को इक्वल रोल मिले डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। जैसे इंडिया में पता है कि यूनिवर्सल एयर फ्रेंचाइज है और हर आदमी को राइट टू वोट दिया हुआ है जो 18 ईयर से अबव है। एवरी सीजन मीट टू हैव बेसिक इन्फॉर्मेशन। हर आदमी को अपना इन्फॉर्मेशन होना चाहिए जिससे कि वो डिसीजन ले सके। इक्वल रिसोर्सेज होना चाहिए और लॉट ऑफ कमिटमेंट होना चाहिए। तो खैर ये आइडियोलॉजी है, वैसे नॉट पॉसिबल टू हैव ऑल दिस थिंग इन ए कंट्री। व्हाट आर द डिफरेंट सिचुएशन इन विच डेमोक्रेसी इज़ यूज्ड अदर देन अदर फॉर्म गवर्नमेंट? एक तो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के अलावा हम फैमिली में भी कोई भी डिसीजन लेते हैं तो सबसे कंसल्ट करके लेना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ फादर ही डिसीजन ले और बाकी किसी से कंसल्ट ना करें, क्योंकि ये सबको अफेक्ट हो रहा है। सो एवरीबडी नीड टू बी कंसल्टेड। डेमोक्रेटिक क्लास, टीचर allow student to speak and ask questions in class. Student like to have teachers with democratic temperament, ठीक है। तो ऐसा नहीं टीचर डिक्टेट करे टर्म्स एंड कंडीशन, बच्चों से पूछे बच्चों क्या चाहते हैं। तो स्कूल में भी फैमिली में भी हम डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर सकते हैं। एक्सप्लेन ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो हमने देखा डेमोक्रेसी इज ए प्रिंसिपल दैट कैन be applied to any field of life. There are different situation in which the world democracy is used other than the government. तो इसमें हम ये ऊपर वाला दोनों पॉइंट लिख सकते हैं जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है, ये दोनों पॉइंट हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी इज नॉट मैजिकल सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। ऐसा है कि हम ये नहीं कि डेमोक्रेसी सब कुछ सही हो जाएगा। डेमोक्रेसी सही तब हो सकता है जबकि लोग अवेयर हैं। डेमोक्रेसी सही तब हो सकता है जब लोग पार्टिसिपेट करें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। डेमोक्रेसी तब सक्सेस हो सकता है जब लोग एजुकेटेड हो और अंडरस्टैंड कर सके किसको वोट दे रहे हैं। सो डेमोक्रेसी तब पॉसिबल हो सकता है जब लोग कुछ समय दें गवर्नमेंट पॉलिटिक्स के लिए और लोगों को पॉलिटिकल एस्पेक्ट का नॉलेज हो, तभी पॉसिबल हो सकता है। सो हम ये नहीं बोल सकते कि अगर कोई कंट्री में डेमोक्रेसी तो सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो ही सकता है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। और अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।